हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लोग अपना जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है दैट इज रचना शारीर या फिर ह्यूमन एनाटॉमी, इसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो रचना शारीर हमारा न्यू सब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो गया है। इस सब्जेक्ट के स्टार्ट होते ही हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट जो हमारे जैसे जैसे पीछे हम वीडियोस को जो हम कंटिन्यूअसली छोड़ते आ रहे हैं, इनकम्प्लीट टॉपिक्स रह गए हैं उनको कंप्लीट हम करते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग हमें इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रहिए। हम आपका कंप्लीट सिलेबस 1 ईयर में कंप्लीट पक्का पूरा करा देंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज रचना शारीर या फिर ह्यूमन एनाटॉमी। रचना शारीर के 2 पेपर होते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट के आयुर्वेदिक पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पेपर सेकंड के आयुर्वेदिक पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें हम पहले आयुर्वेदिक पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो अपना चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो क्या होगा। सबसे पहला चैप्टर जो हमारी रचना शारीर के पेपर फर्स्ट में शरीर उपक्रमणीय अध्याय, ये आपका 6 मार्क्स का टोटल आपका जो चैप्टर दे रखा है। इसमें आपको शरीर उपक्रमणीय अध्याय इसका इंग्लिश नेम है। हिंदी में इसे आप लिख सकते हैं। मैंने अपने चैप्टर में हिंदी ही डिफाइन कर रखी है। इसमें आपको शरीर और शरीर व्याख्या कर दी है। षडंगत्वम ऑफ शरीर यानी कि 6 रीजन्स ऑफ द बॉडी, देन अंग प्रत्यंग ऑफ द बॉडी, देन शरीर शास्त्र विभाग, और उसके बाद में शरीर ज्ञान प्रयोजन और इसका डिस्क्रिप्शन इन कंटेम्प्रेरी साइंस और इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है। ये सब टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। लगभग 5 से 6 ये टॉपिक हैं। ये टॉपिक कंप्लीट करते ही आपका जो ये फर्स्ट टॉपिक है दैट इज शरीर उपक्रमणीय अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम अपना कौन सा रचना शारीर का जो है सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है दैट इज शरीर उपक्रमणीय अध्याय। जितना मैंने इसमें लिख रखा है, जितने श्लोक मैंने इसमें लिख रखे हैं, जितना मैंने इसमें डिफाइन कर रखा है वो मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने को आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं लेकिन वो आपके एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है। तो शरीर उपक्रमणीय अध्याय, शरीर अलग है, उपक्रमणीय अलग है और अध्याय अलग है। उपक्रमणीय का मतलब समझिएगा, उपक्रमणीय का आयुर्वेद में सीधा सा मतलब है डिटेल्ड स्टडी। ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे शरीर मतलब होता है बॉडी, है ना। इसका मतलब होता है बॉडी और इसका मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी, है ना। अध्याय मतलब चैप्टर। तो ऐसा चैप्टर जो कि ह्यूमन बॉडी की कंप्लीट डिटेल स्टडी हमको कराएगा वो है शरीर उपक्रमणीय अध्याय। बहुत ही छोटा चैप्टर है ना। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हमने देखा था वो टॉपिक में सिलेबस में क्या था, शरीर की व्याख्या। तो शरीर की व्याख्या या फिर इंग्लिश में बोले तो डेफिनेशन ऑफ शरीर। याद रखिएगा 2 वर्ड्स होते हैं, शरीर, शारीर। शरीर मतलब होता है हमारी बॉडी, शारीर क्या होता है वो आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। शरीर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सेम डेफिनेशन आपको क्रिया शरीर में पढ़नी है। ठीक है। वो क्या है, तत्र शरीरम नाम। तत्र मतलब उसका शरीर नाम है जिसमें चेतना, अधिष्ठान भूतम, पंच महाभूत विकार समुदयात्मकम समयोग व, ये चरक का शरीर स्थान का श्लोक है। ये आपको मस्ट याद होना चाहिए। आपके 5 साल में ड्यूरिंग बीएमएस कंप्लीट कोर्स में आपको ये जो श्लोक है बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो इसको पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन एक बार सुन लीजिए। क्या, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदयात्मकम समयोगवाही। मतलब शरीर उसे कहते हैं, ये इसका अर्थ है, जिसमें पहला चेतना का अधिष्ठान हो, चेतना अधिष्ठान भूतम, पंच महाभूत के विकार का समुदाय हो। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं, जो हमने पदार्थ की क्लास की थी तो हमने बात की थी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, है ना। स्काई, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। ये हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स या पंच महाभूत होते हैं। ठीक है। तो इन पंच महाभूत विकार मतलब डेरिवेटिव्स। ठीक है। पंच महाभूत के विकारों का समुदाय, समुदाय मतलब ग्रुप हो, है। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी हमारा रिलेटिव या दोस्त या फ्रेंड कोई भी जब मृत्यु उसकी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये पंच तत्व में विलीन हो गया, है ना। अंतिम संस्कार करने के बाद या फिर दफन करने के बाद हम उसको बोलते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया। विलीन मतलब मिल गया। पंच तत्व कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, है ना। तो इन्हीं से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना होता है। तो दोष धातु तथा मल का जिसमें संयोग हो, ये तीसरी कंडीशन है ना। तो शरीर होने की 3 कंडीशन हुई, कौन कौन सी। पहला जिसमें चेतना का अधिष्ठान हो, अधिष्ठान मतलब लिविंग हो, है ना, जिसमें चेतना रहती हो।
चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, है ना? आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा हो कॉन्शियसनेस, जो कि एक लिविंग सिस्टम का डिफाइनिंग फीचर था, है ना? उसके बाद में पंच महाभूत के विकार का समुदाय हो। उसके बाद में जिसमें दोष धातु व मल का जिसमें समयोग हो। दोष क्या होते हैं? दोष हमारे 3 होते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष की बात हो रही है। धातु हमारी क्रिया शरीर में आपने पढ़ी होंगी 7 होती हैं, रस रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा शुक्र। और मल, मल हमारे 3 होते हैं, कौन-कौन से? स्वेद, पुरीश और मूत्र। स्वेद मतलब स्वेट जो हमारा पसीना आता है, मूत्र मतलब यूरिन और हमारा पुरीश मतलब स्टूल, जो हम स्टूल पास करते हैं वो। उसका जिसमें समयोग, समयोग मतलब एक ऑप्टिमम लेवल हो, ऑप्टिमम लेवल मतलब बैलेंस क्वांटिटी, ठीक है? अगर बहुत ही साधारण सी भाषा में बोलूँ तो बैलेंस क्वांटिटी या ऑप्टिमम क्वांटिटी हो, उसे शरीर कहते हैं। ये तीनों चीज़ें कंडीशन जहाँ फुलफिल होंगी उसको शरीर कहते हैं। उसके बाद में शरीर की एक दूसरी शरीर की 3 से 4 डेफिनिशन आपको याद रखनी है। ये आपकी रचना शरीर में आगे गर्भ शरीर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर का। इसके जस्ट बाद वो चैप्टर होगा। तो दूसरी डेफिनिशन हमने गर्भ शरीर से उठाई है क्या? शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। मतलब शुक्र और शोणित, ये सबसे पहले आपका श्लोक याद करना है। ये श्लोक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है कैसे भी करके, ठीक है? शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। शुक्र और शोणित, शुक्र मतलब स्पर्म और शोणित मतलब ओवम, ठीक है? इनका स्त्री के कुक्षी, कुक्षी मतलब होता है एब्डमन, यहाँ पे कुक्षी है, कुक्षी गति, कुक्षी मतलब एब्डमन। तो कुल मिला के एब्डमन कहकर आचार्य जो कहना चाह रहे थे वो कहना चाह रहे थे क्या? हमारा पूरा यूट्रस वाला रीजन है ना। तो शुक्र और शोणित, शुक्र कहते हैं आयुर्वेद में स्पर्म को और शोणित कहते हैं आयुर्वेद में ओवम को, ठीक है? इनका स्त्री के कुक्षी मतलब एब्डमन में संयोग होने पर जीवात्मा प्रवेश करती है। जीवात्मा मतलब सोल प्रवेश करती है, ठीक है? जिसको हम सोल कहते हैं, भूत। सोल प्रवेश करती है तब मनुष्य शरीर की उत्पत्ति होती है, उसे गर्भ कहते हैं। यही गर्भ आगे चल के पूरा शरीर का निर्माण करता है। क्लियर? तो शुक्र शोणित इनका स्त्री के कुक्षी, कुक्षी मतलब एब्डोमेन में जब संयोग, संयोग मतलब मिलन होता है या मीटिंग होती है, तब उस ऑर्गेनिज्म में जीवात्मा प्रवेश करती है, तब मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति होती है, उसे हम गर्भ कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में शरीर की तीसरी डेफिनेशन, पहली हमने कौन सी देखी? पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही, उसे हम शरीर कहते थे, ठीक है? उसके बाद में हमने देखा शुक्र शोणितम जीव संयोगे तो खलु कुक्षि गते गर्भ संज्ञा भवति, ठीक है? थर्ड हम देख रहे हैं, ये आपने श्लोक सुना भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस श्लोक है क्या? दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, यानी कि दोष धातु और मल ही शरीर का मूल है। मूल मतलब बेस है ना? दोष धातु और मल, दोष कितने होते हैं? वात पित्त कफ 3 होते हैं, धातु 7 होती हैं, कौन-कौन सी? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। मल हमारे 3 होते हैं, श्वेत पुरीश और मूत्र, ठीक है? ये ही शरीर का मूल है। शरीर मतलब बॉडी का मूल, मूल मतलब बेसिक या ओरिजिन है, ठीक है? ये आपके शरीर की 3 डेफिनिशन पूरी हुई। यहाँ पे आपके शरीर की व्याख्या कंप्लीट हुई। अब हम शरीर के बाद में देखेंगे शरीर। डिफरेंस याद रखिएगा, वो शरीर था, ये देखिए यहाँ पर, वहाँ पर शा के बाद में छोटा अगर न नहीं लगा था, वहाँ पे एक सिंगल मात्रा थी, जबकि दूसरा जो है वो 2 मात्रा वाला है, दैट इज़ शारीर। शारीर की व्याख्या, इसे शारीर कहते हैं, ठीक है? डिफरेंस याद रखिए। शारीर क्या होता है? शरीर हमारी बॉडी होती है और बॉडी के बारे में स्टडी करना शारीर कहलाता है, ठीक है? ये आपको याद करने के लिए मैंने एक की पॉइंट बता दिया, ठीक है? क्या है? शरीरम अधिकृतम कृतो ग्रंथः शरीरः शारीरः, मतलब शरीर को आधार मानकर, शरीर को बेस मानकर लिखा गया ग्रंथ। ग्रंथ मतलब टेक्स्ट, हमारी मोटी-मोटी जो बुक्स होती हैं, क्लासिकल टेक्स्ट जो होते हैं उनको ग्रंथ कहते हैं। तो शरीर को आधार मानकर लिखा गया ग्रंथ शारीर कहलाता है। इसकी अगर आप देखेंगे तो शरीरम अधिकृत्यम कृतो ग्रंथः शरीरः, मतलब शरीर के अधिकृत करने वाला, शरीर को आधार मानकर लिखा गया मतलब अधिकृत किया गया, है ना? या डिटेल स्टडी की गई, तो उस ग्रंथ को कहते हैं शारीर, ठीक है? ये शारीर की पहली डेफिनेशन हुई। शारीर की दूसरी डेफिनेशन हमारी जो है, यहाँ पर आपको 2 शरीर की 3 डेफिनेशन और शारीर की 2 डेफिनेशन ही याद रखनी है, ठीक है? शारीर की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? शरीरम अधिकृत्यम कृतम तंत्रम शरीरम, शारीरम सॉरी, शरीरम अधिकृत्यम कृतम तंत्रम शारीरम, मतलब शरीर के संबंध में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान मतलब
कंप्लीट स्टडी या कंप्लीट नॉलेज जिस तंत्र या शास्त्र, तंत्र मतलब कोई भी सिस्टम, शास्त्र मतलब कोई क्लासिकल टेक्स्ट जिसमें वर्णित, वर्णित मतलब डिस्क्राइब होता है या जिसमें इसका वर्णन किया गया है। तो शरीर के संबंध में कंप्लीट नॉलेज जहाँ पर भी वर्णित हुई है या वर्णन उसका किया गया है उसे शारीर कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ये आपका शारीर की डेफिनेशन 2 हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? शरीर और शारीर में अगर आपसे कोई भी आपका टीचर कॉलेज में कहीं भी आपसे अगर पूछता है तो आप लोग क्लियर हैं कि क्लियर हो गए होंगे कि शरीर किसको कहते हैं और शारीर को किसको कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमने शारीर पढ़ा है। शरीर हमारे बॉडी होती है, लेकिन जो हमने शारीर पढ़ा है उसके भी विभाग, विभाग मतलब डिवीजन होते हैं। ठीक है, जो हमारे डिवीजन ऑफ शारीर है, तो शरीर को 2 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। यानी कि हमारी जो बॉडी को आधार मानकर या हमारे शरीर को आधार मानकर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो रचना शारीर और एक क्रिया शारीर। अब आप लोग आराम से अपना लाइन पर आ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, शारीर के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? रचना शारीर, क्रिया शारीर, है ना? रचना शारीर मतलब हमारी एनाटॉमी, क्रिया शारीर हमारी फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रचना शारीर का आपको श्लोक याद रखना है, यहीं से आपकी रचना शारीर की डेफिनेशन बनेगी। क्या रचना शारीर की डेफिनेशन? रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम। रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शारीरम, ये शरीरम है। ठीक है, शारीरम नहीं है, याद रखिएगा। रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शारीरम यानी कि शरीर तथा उसके अवयवों, अवयवों का मतलब होता है पार्ट्स, है ना? शरीर एक पूरा कंप्लीट बॉडी और उसके पार्ट्स का ज्ञान कराने वाला रचना शारीर है। यानी कि ऐसा शास्त्र या ऐसा शारीर जो हमारे शरीर और शरीर के अवयवों का ज्ञान कराता है या नॉलेज देता है उसे रचना शारीर कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में हमारी बात आई क्रिया शारीर पर। ये आपको श्लोक सब याद करने होंगे। ठीक है, हार्शली बोल रहा हूँ, ये श्लोक आपको याद करने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में हमने क्रिया शरीर की बात की। क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शारीरम, है ना? यानी कि शरीर में होने वाली वहां पर सिर्फ ये श्लोक एक छोटा ही है, सिर्फ यहाँ पे रचना की जगह, यहाँ पे रचना की जगह क्रिया आ गया है, यहाँ पर रचना की जगह क्रिया आ गया है। 2 वर्ड्स बदलने से आपकी पूरी क्रिया की आपकी डेफिनेशन बदल गई है। तो शरीर में होने वाली विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं का, प्राकृतिक क्रियाओं मतलब नेचुरल प्रोसेसेस जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सबको एक साथ जोड़कर उन सबका सम करके हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इस मेटाबॉलिज्म का वर्णन जिस शास्त्र में मिलता है उसे क्रिया शारीर कहते हैं। क्लियर? ये आपको याद हो गया। अब यहाँ पे एक मैंने की पॉइंट बनाया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको याद रखने के लिए। ठीक है, शरीर मतलब होता है बॉडी, शारीर मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी, और शरीरी, शरीरी का मतलब होता है आत्मा, हमारे शरीर में रहने वाली सोल। ठीक है, आत्मा भूत वाली आत्मा नहीं है, आत्मा जो हमारे आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट में जिसका वर्णन किया गया है वो वाली आत्मा। ठीक है, शरीर मतलब बॉडी, शारीर मतलब स्टडी ऑफ बॉडी, शरीरी मतलब आत्मा। ठीक है, उसके बाद में आता है शरीर का षडंगत्वम। आपने टॉपिक देखा होगा अपने क्लास, अपने सिलेबस कॉपी में, है ना? शरीर का षडंगत्वम यानी कि शरीर का षडंगत्व। षडंगत्व, षडंग का मतलब होता है संस्कृत में 6, 6, है ना? तो इसका मतलब है 6 रीजन ऑफ द बॉडी। बॉडी के 6 रीजन कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में एक सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत संहिता के शारीरिक स्थान में एक श्लोक है, वो आपको याद करना है। कौन सा? तच्च षडंग। षडंग वो होता है जिसमें शाखा चतुस्रो, 4 शाखाएं, मध्यम पंचम, मध्य बॉडी यानी कि थोरेक्स और एब्डोमेन 5वां। हमारी शाखा जो है, शाखा मतलब अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ठीक है, 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब कितने हो गए? चतस्रो, 4 हो गए। मध्यम पंचम यानी कि मध्य शरीर जिसमें थोरेक्स और एब्डोमेन आ जाता है, जिसमें हमारे लंग्स और पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आता है, इसमें किडनी वगैरह आती है, एब्डोमेन, वो मिलके पंचम। और षष्टम सिर, षष्ठ मतलब छठा, 6 हमारा क्या है? सिर, है ना? इसका हम हिंदी देखिए, ये श्लोक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है, इस श्लोक के बिना बात नहीं बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे तो क्या करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 शाखा, ठीक है, 4 शाखा, हाथ पैर, 2 हाथ 2 पैर, 4 शाखाएं हो गई। मध्य भाग 5वां और एक सिर, ये शरीर के 6 अंग षडंग कहलाते हैं, यही शरीर का षडंगत्व होता है। क्लियर? ठीक है, तो शरीर के षडंगत्व में अगर आपसे कोई भी पूछता है तो 4 हाथ पैर, ठीक है, एक मध्य शरीर, मध्य शरीर में आपका थोरक्स और एब्डोमेन आ जाएगा, और एक हमारा नेक और हेड। ठीक है, ये हमारे 6 रीजन ऑफ द बॉडी हो गए।
ठीक है, अब कोई भी ऐसा ऑर्गन बॉडी का नहीं बचा जो इसमें आपने डिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है, ये हमारे जो आज से लगभग 5000 साल पहले हमारे आचार्य थे, उनके अनुसार ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं 6 षडंग शरीर को हमने मॉडर्न एनाटॉमी से कंपेयर करने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में मैं वही टॉपिक इंक्लूड करता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इधर उधर के टॉपिक बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करता हूँ, क्योंकि बीएमएस का सिलेबस मैं भी कंप्लीट पास आउट करके निकला हूँ। मुझे पता है किस तरीके से कितनी स्टडी करनी होती है। ठीक है, बीएमएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, ये आप लोगों को भी समझ में आ गया। जो बच्चा 1 से 1.5 महीना कॉलेज में पढ़ चुका है एक सीरियसनेस के साथ, ठीक है, उस बच्चे को समझ में आ गया है कि सिलेबस कितना होता है। ठीक है, उस ही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी एग्जाम की स्टडी रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, अधा का मतलब होता है नीचे, दक्षिण मतलब होता है राइट, वाम मतलब होता है लेफ्ट। तो दक्षिण मतलब राइट, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, शाखा यानी कि दक्षिण ऊपर वाली शाखा, यानी कि राइट अपर लिम्ब, राइट अपर लिम्ब, राइट अपर लिम्ब का मतलब दायां हाथ। ठीक है, राइट हैंड। उसके बाद में वाम, वाम मतलब लेफ्ट, ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाली शाखा, तो वाम मतलब लेफ्ट अपर लिम्ब यानी कि बायां हाथ। ऐसी तरीके से दक्षिण अधा शाखा, अधा मतलब नीचे, तो राइट लोअर लिम्ब, राइट अपर लिम्ब का राइट लोअर लिम्ब, राइट अपर लिम्ब का राइट लोअर लिम्ब। और वाम आधा शाखा, वाम मतलब अगेन यहाँ पे वाम फिर आ गया, वाम मतलब लेफ्ट, लेफ्ट लोअर लिम्ब, तो लेफ्ट अपर लिम्ब का लेफ्ट लोअर लिम्ब। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये 4 हो गए, है ना। आपका 4 कौन कौन से हुए? पहला राइट अपर लिम्ब, राइट लोअर लिम्ब, सॉरी राइट अपर लिम्ब, लेफ्ट अपर लिम्ब, राइट लोअर लिम्ब, लेफ्ट लोअर लिम्ब। ठीक है, ये आपके 4 हो गए। 4 उसके बाद में हमने बात की क्या, 5वां क्या है हमारा, मध्य शरीर। मध्य शरीर में हमारी 2 चीज़ आती हैं, कौन-कौन सी? मध्य शरीर में हमारी 2 चीज़ आती हैं, कौन-कौन सी? थोरैक्स और एब्डोमेन, है ना? ठीक है, तो और 6 में हमारी आती है शिर और ग्रीवा। शिर मतलब हेड, ग्रीवा मतलब नेक। ठीक है, तो शिर और ग्रीवा, हेड और नेक। क्लियर? ये आपका हो गया षडंगत्वम ऑफ शरीर। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप अपने सिलेबस कॉपी में देख रहे होंगे, अंग प्रत्यंग विभाग, क्योंकि हमने अपने अंग बता दिए, अंगों के अंदर भी प्रत्यंग है ना। प्रत्यंग मतलब अंगों के अंदर आने वाले अंग, जैसे कि हमने राइट लिम्ब की बात की, राइट अपर लिम्ब की, तो राइट अपर लिम्ब में कंप्लीटली राइट अपर लिम्ब तो नहीं है, उसमें हमारा ब्रेकियम भी आता है, उसमें हमारा फोर आर्म आता है, उसमें हमारी डिजिट्स आती हैं, उसमें हमारी पाम आती है। ठीक है, पाम मतलब हथेली, डिजिट्स मतलब उंगली, फोर आर्म मतलब हमारा हाथ का नीचे वाला रीजन, जहाँ से हमारा हाथ मुड़ता है या रोटेट करता है। ठीक है, उसके बाद में ऊपर वाला रीजन जहाँ पे हमारा ट्राइसेप्स बाइसेप्स होते हैं, वो कौन सा रीजन है? ब्रैकियम वाला रीजन है। ठीक है, ये चीज़ आप अभी लोड मत लीजिएगा, जैसे जैसे हम एनाटॉमी में आगे बढ़ेंगे आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हम उसी तरीके से अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वीडियोस की मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकियम, ब्रैकियम जो है हमारा, जहाँ पर हमारी ट्राइसेप्स बाइसेप्स हमारे बॉडी बिल्डर बनाते हैं। ट्राइसेप्स बाइसेप्स वैसे एक मसल का नाम होता है, जब हम मॉडर्न एस्पेक्ट देखेंगे इसका तब बात करेंगे। ठीक है, तो अंग प्रत्यंग विभाग, अब अंग के प्रत्यंग का विभाग। ठीक है, अंग जो होते हैं वो भी कई प्रत्यंग में डिवाइड होते हैं। शरीर की संरचना का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन मतलब स्टडी करने के लिए मानव शरीर को अंग व प्रत्यंग में विभाजित किया गया है। क्लियर सी बात है, कोई बात इसमें बताने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को हम कंप्लीटली जैसी है ऐसी स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी करने के लिए उसको कई सारे अंग और बहुत सारे प्रत्यंग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे हमने षडंगत्वम ऑफ शरीर यानी कि शरीर के 6 रीजन्स की बात की, तो आचार्य चरक के अनुसार जो हमारे हैं क्या, वो 6 अंग हैं और 56 प्रत्यंग हैं। कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम मॉडर्न देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आचार्य चरक ने हमारे बताया कि 6 अंग हैं और 56 प्रत्यंग है, 56 प्रत्यंग है। ठीक है, इसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने कहा कि अंग 6 ही हैं, लेकिन प्रत्यंग जो हैं उनकी कोई एक डिफाइनिंग काउंटिंग आप नहीं कर सकते, डिफाइंड काउंटिंग या संख्या आप नहीं बता सकते। ठीक है, कि प्रत्यंग कंप्लीटली इतने ही होते हैं, प्रत्यंग बहुत सारे होते हैं, उनको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये आचार्य सुश्रुत ने बताया। ठीक है, बहुत सा बार एमसीक्यू में आ जाता है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार अंग प्रत्यंग की संख्या क्या है, या आचार्य चरक के अनुसार अंग प्रत्यंग की क्या संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार मानव शरीर के 6 विभाग, विभाग मतलब अंग, तथा उनके अनेक उप विभाग। यहाँ पे विभाग जो है वो अंग के लिए बोला गया है और उप विभाग जो है वो प्रत्यंग के लिए बोला गया है। ठीक है, सिनोनिम से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अंग विभाग हैं और अनेक उप विभाग व अंग प्रत्यंग हैं। ठीक है, इसका हमने अथवा करके लिख दिया है कि इसके सिनोनिम्स हैं।
क्लियर? यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं शरीर ज्ञान प्रयोजन, या फिर इसी का हमारा शरीर ज्ञान प्रयोजन हमारे सिलेबस में भी है, और इसका क्या यूज़ है हमारी कंटेम्प्रेरी साइंस में या फिर मेडिकल साइंस, या फिर इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, शरीर ज्ञान प्रयोजन का जो मॉडर्न पार्ट हम देखेंगे वो हम जब मॉडर्न टॉपिक्स में एम्बाल्मिंग, एम्बाल्मिंग मतलब होता है हमारी जो बॉडी, हमारा जो डाइसेक्शन, पूरी एक मृत बॉडी या फिर डेड बॉडी होती है, उसको हम किस तरीके से प्रिजर्व रखते हैं। 6 से 7 महीने तक हमारा जो डाइसेक्शन चलता है, कभी-कभी 1 साल चलता है, तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए कौन-कौन से हम स्टेप लेते हैं, उसको कहते हैं एम्बाल्मिंग। तो शरीर ज्ञान प्रयोजन का आधा पार्ट मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, और आधा पार्ट मैं आपको मॉडर्न में जब एम्बाल्मिंग पढ़ाऊँगा तब पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो शरीर ज्ञान प्रयोजन में आप देखिए क्या, सबसे पहला टॉपिक आता है शरीर ज्ञान प्रयोजन। शरीर ज्ञान प्रयोजन का मतलब होता है कि उद्देश्य क्या है? ये आपने जो इतनी ऊपर स्टडी की शरीर, शारीर, शरीरी, शरीर के कौन-कौन से विभाग होते हैं शरीर के, तो ये किस लिए की? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अब आपको समझ में आएगा। क्या? शव संरक्षण, शव कहते हैं डेड बॉडी को, संरक्षण मतलब डेड बॉडी को प्रिज़र्व रखना, प्रिज़र्व मतलब खराब नहीं होने देना, तो डेड बॉडी को प्रिज़र्व रखना, और शव उच्छेदन मतलब डाइसेक्शन, बॉडी की चीर-फाड़ करना, है ना? डेड बॉडी की। तो शव संरक्षण मतलब एम्बाल्मिंग, और शव उच्छेदन मतलब डाइसेक्शन, याद रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे संरक्षण से पूर्व, संरक्षण मतलब बॉडी को प्रिज़र्व करने से पहले मृत शरीर की परीक्षा व सावधानियाँ व पूर्व कर्म, यानी कि जो आप डेड बॉडी लाए हैं, उस डेड बॉडी का आप डाइसेक्शन कर सकते हैं या नहीं? इसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जब ये पॉइंट्स कंप्लीट होंगे तभी आप उस बॉडी का डाइसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? उसकी सावधानियाँ और उसके पूर्व कर्म मतलब उसके पहले किए जाने वाले कर्म। सबसे पहला है, इस शव के अंग-प्रत्यंग पूर्ण हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डेड बॉडी है उसका हाथ कटा हुआ, उसका पैर कटा हुआ है, उसका सर कटा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट हुई बॉडी नहीं आएगी, हमेशा बीमारी से मरी हुई बॉडी आएगी। बीमारी भी दीर्घकालीन, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय से चली आ रही व्याधि या बीमारी से मृत्यु ना हुई हो बॉडी की, ठीक है? ठीक है? ऐसी बॉडी जिसकी सारे हाथ-पैर सलामत हों, जिसके सारे अंग-प्रत्यंग पूर्ण हों, और दूसरा दीर्घकालिक व्याधि से इसकी मृत्यु ना हुई हो, ठीक है? जो बॉडी है वो ऐसे ना मरी हो कि वो पहले बहुत ज़्यादा बीमार रही हो, ठीक है? तीसरा, इसकी मृत्यु विष से ना हुई हो, विष मतलब ज़हर से, पॉइज़न देकर इसे ना मारा गया हो। फोर्थ, जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो। 4 कंडीशन आपकी डेड बॉडी में अगर हैं, तो आप उसका डाइसेक्शन कर सकते हैं। कौन-कौन सा? पहला तो उसके अंग-प्रत्यंग पूर्ण हों, सेकंड उसकी मृत्यु किसी व्याधि या बीमारी की वजह से ना हुई हो, तीसरा उसकी मृत्यु विष यानी कि पॉइज़न से ना हुई हो, चौथा या फोर्थ उसका जो एज है या आयु है वो 100 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद में संरक्षण विधि मतलब अब आपने देख लिया कि चारों पॉइंट आपके फुलफिल हैं, तो आप अब उसको रखेंगे कैसे? तो कैसे करेंगे? मृत शरीर को ऐसे मतलब जिसमें 4 कंप्लीट हो, जिसकी आयु कम हो, जिसके अंग-प्रत्यंग पूरे हों, दीर्घकालीन व्याधि या बीमारी से ना मरा हो, और जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो, ज़हर से ना मरा हो, सॉरी, विष से उसकी मृत्यु ना हुई हो। ऐसे मृत शरीर यानी कि बॉडी को, ये आप 4-5 पेड़ के नाम ही याद रखिएगा, कौन-कौन से? मूंछ, छाल, कुश या शण आदि के द्वारा भली-भाँति लपेटकर, ठीक है? मूंछ मतलब घास, घास में लपेटकर एक पिंजरे में रखकर तेज़ ना बहने वाली ऐसी नदी में, जो बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहती हो, तेज़ ना बहने वाली नदी के जल में डुबोकर बाँधना चाहिए, ठीक है? इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे नदी का जल बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहता हो। कितने दिन के लिए? 7 डेज़ के लिए आगे लिख रखा है, ठीक है? 7 डेज़ के लिए इसको रख देंगे, ठीक है? चिंता मत कीजिए, खराब नहीं होगी। उसके बाद में शव उच्छेदन, अब आपने पहले सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन कर लिया, दूसरा उसमें प्रिज़र्व कर लिया, अब उसका शव उच्छेदन मतलब आप उसकी चीर-फाड़ स्टार्ट कर देंगे, यानी कि डाइसेक्शन स्टार्ट कर देंगे। किस तरीके से? 7 दिन बाद भली-भाँति फूले हुए शव मतलब डेड बॉडी को नदी से बाहर निकाल कर, जो आपने मूंजा या फिर घास-फूस का जो आवरण चढ़ाया था उसको हटाएँगे। बा हटाकर पिंजरे से निकाल कर, या तो खास मतलब जो घास होती है, बाँस मतलब जो हमारा घास का बाँस होता है, बाँस हमारा सीढ़ी वगैरह बनाने में जो यूज़ होता है वो बाँस, उसकी छाल से बनी कूची, कूची मतलब जैसे हम दंत मंजन के लिए, दाँत मांजने के लिए बहुत सारे लोग, हमारे पुराने जो एंसेस्टर हैं वो, जो हमारे पूर्वज दादा-दादी हैं वो यूज़ करते हैं, पेड़ की टहनी ले लेते हैं उसको,
कूची बना लेते हैं स्टार्टिंग से। इसी तरीके से कूची बनाई जाती है। इसका धीरे-धीरे घर्षण, घर्षण मतलब घिस करके, इससे धीरे-धीरे बॉडी को घर्षण किया जाता है या घिसा जाता है, तब त्वचा हटने लगती है बॉडी की। तब हमें बाह्य, बाह्य मतलब एक्सटर्नल बाहर के, अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब इंटरनल अंग-प्रत्यंग को देखना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले शव को लपेटकर घास में, फूस में रख दिया 7 दिन के लिए तेज़ ना बहने वाली नदी में। उसके बाद में 7 दिन बाद निकाला, उसे हमने पिंजरे से निकाला, उसके ऊपर से घास-फूस को हटाया। बाँस, खास या छाल से बनी कूची से धीरे-धीरे घर्षण, घर्षण मतलब घिस करके जो उसकी त्वचा थी वो बाह्य और अभ्यंतर त्वचा हट गई तो उसके इंटरनल ऑर्गन हमें दिखने लगेंगे। ठीक है? तो बाह्य और अभ्यंतर अंग-प्रत्यंग को देखना चाहिए। इसी तरीके से मेडिकल स्टडी की जाती है। ठीक है? ये डाइसेक्शन है आपका। उसके बाद में इसका यूज़ कैसे होगा? शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी करके ज्ञान से पूर्व शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। ज़ाहिर-सी बात है, कोई बंदा जो कि सर्जरी करना चाहता है, शल्य चिकित्सा के फील्ड में जाना चाहता है, उसको पहले पता होना चाहिए ना कि बॉडी का लीवर कहाँ होता है, स्प्लीन कहाँ होता है, स्टमक कहाँ होता है, उसके बिना वो सर्जरी नहीं कर सकता। ठीक है? उसी तरीके से शरीर के विभिन्न अंग-प्रत्यंग के ज्ञान होने के लिए तथा उनमें होने वाली व्याधियों के ज्ञान हेतु शारीर ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है? ऐसा बंदा, ऐसा डॉक्टर जिसे यही नहीं पता कि हमारा स्टमक क्या है और कहाँ है, तो उसे स्टमक में होने वाली डिज़ीज़ का कैसे पता होगा? ठीक है? तो इसी के लिए हमारा शरीर ज्ञान आवश्यक है। ठीक है? यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके अलावा इसमें छोटा-सा पोर्शन और रह गया है जो हम मॉडर्न में जब मैं एम्बाल्मिंग कराऊँगा तो जल्दी ही कराऊँगा, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपको कुछ वीडियोज़ में अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई भी आपको दिक्कत जो है आ रही है तब, ठीक है? इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, जबकि आप जानते हैं कि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम जो है यहाँ पर ये काम कर पाते हैं। हालाँकि इस चैनल से बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसी अर्निंग अभी मुझे नहीं है। मैं बस अपने पार्ट टाइम में प्रैक्टिस के अलावा आप लोगों के लिए मेहनत करके हाथ से नोट्स बनाकर, हैंड रिटन नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, ठीक है? आप लोग कमेंट कर दीजिए कुछ भी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो, ठीक है? थैंक यू।